जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है न्यूज़ स्टडी में। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही स्टडी रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे सबसे पहले विश्व सांकेतिक दिवस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में, जो अभी हाल ही में भारत और कनाडा के बीच बिगड़े रिश्तों के बीच में चर्चा में आई है। उसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हाल ही में खोजा गया एक मछली की नई प्रजाति के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे हम विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि भारत में 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है, उसके बारे में। उसके बाद अंतिम में बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक राष्ट्र कवि थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी जो हाल ही में 23 सितंबर को मनाया गया, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के पहले खबर को देखते हैं। आज का पहला खबर है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व सांकेतिक भाषा दिवस। जो भी डीफ लोग हैं उनको मानवाधिकार से संरक्षण देने के लिए, उनका मानवाधिकार की प्राप्ति के लिए यह दिवस मनाया जाता है और सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखते हैं इनका थीम 2023 का क्या है। तो इस वर्ष 2023 का थीम जो है वो है अ वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एवरीवेयर। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस 2023 का ये थीम है। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो इनका उद्देश्य है कि बधिर लोगों के मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए, और दूसरा है कि सांकेतिक भाषा के प्रति जो जागरूकता फैलाना है उसके लिए इसको मनाया जाता है। वर्ष 1951 में इसी दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ यानी कि WFD की स्थापना हुई थी। और जो WFD है वह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है, जो कि बहरे बधिर लोगों के लिए बधिर लोगों के लिए काम करती है और उस सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करती है। और ये WFD में 133 सदस्य देश हैं। और यह जो दिवस है ये पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के रूप में मनाया गया था। अभी तक बात करें कि बधिर लोगों की संख्या कितनी है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में 70 मिलियन से अधिक डीफ लोग हैं, यानी कि 7 करोड़ से अधिक डीफ लोग हैं, और जिसमें से 70% विकासशील देशों में रहते हैं। जो 7 करोड़ लोग हैं वो आपस में बात करने के लिए जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं वो सांकेतिक भाषा 300 से अधिक है, जिनका प्रयोग करके ये आपस में समझते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर थी फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में, जो कि भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच बहुत ही चर्चा में थी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में कितने सदस्य हैं। तो ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में 5 सदस्य, जैसे इस नाम से ही स्पष्ट है, फाइव आइज यानी कि 5 देशों का इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया एजेंसियों का एक संगठन है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का है, उसके बाद यानी कि ऑस्ट्रेलिया का है, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, न्यूजीलैंड का है और यूके का है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इस अलायंस की जो शुरुआत हुई थी ये यूएस और यूके के एग्रीमेंट के द्वारा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब किसी विदेशी नागरिक उसके देश में या आपस में उन दोनों देशों के बीच अगर आएंगे और वो किसी अवैध कार्य में लिप्त होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले यूएस और यूके ने इसे शुरू किया था वर्ष 1946 में। उसके बाद कोल्ड वार के समय 1948 में कनाडा ने ज्वाइन किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने वर्ष 1956 में इसे ज्वाइन किया था। अब बात करते हैं इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है। जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, खुफिया एजेंसी का जो संगठन है, इसमें यूएस की तरफ से कौन भाग लेता है। तो यूएस की तरफ से इसकी लीड जो एजेंसी है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है। उसके बाद यूके की तरफ से गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, और कनाडा का कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट CSE, और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टरेट ASD, और न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो GCSB, ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में भाग लेती है। और ये पांचों देश एक दूसरे को अपनी खुफिया जानकारी साझा करती हैं, जिससे किसी भी अन्य देश के लोगों को, यानी कि जो अवैध कार्य में लिप्त हैं, उनको पकड़ा जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
अब देखते हैं अगली खबर को। अगला खबर है न्यू फिश स्पीसीज, जो कि नई प्रजाति है मछली की, वो पाया गया है जब पश्चिम बंगाल के दीघा बंदरगाह में उसको खोजा गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये नई प्रजाति पाई गई है कहाँ पे और कैसे पाई गई है, किसने खोजा है इसे। तो सबसे पहले जानते हैं इसे खोज किया किसने। इसकी खोज किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI ने। और ये बहुत ही वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का है और इसे पश्चिम बंगाल के दीघा मोहाना के बहुत ही गहरे पानी में यानी कि समुद्री पानी में खोजा गया है। ठीक है। इस स्पीसीज को सामान्यतः गुरनार्ड और सी रॉबिन्स कहा जाता है, जो कि फैमिली ट्रिग्लिडी से बिलोंग करती है। एक सीनियर साइंटिस्ट अनिल मोहपात्रा है जो इस खोज को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है टेरिगो ट्रिगला इंटरमेडिका रखा गया है। जब इसकी खोज हुई तो इसके पेक्टोरल फिन पे यानी कि पीछे के फिन पे अलग अलग 3 ब्लैक मेम्ब्रेन्स, जो कि इनर सरफेस के आंतरिक सतह पे 3 जो है सो काली झिल्लियां पाई गई और इसमें पोस्टेरियर मार्जिन यानी कि इसके साइड में 3 स्मॉल वाइट स्पॉट्स पाए गए फिन पे। ठीक है। तो ये थी इस न्यू स्पीसीज जो पाई गई है पश्चिम बंगाल के दीघा बंदरगाह में। इसके बारे में कुछ जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं इससे और आगे देखते हैं होयसला मंदिर के बारे में, जिसको होयसला टेम्पल के बारे में, जिसको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। इसके शामिल करते ही ये भारत का जो है सो 42वां विश्व धरोहर स्थल हो गया है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। आइए जानते हैं इस होयसला टेम्पल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये जो होयसला का जो सेक्रेट इंसेम्बल्स है यानी कि जो पवित्र मंडली है, इसमें मुख्यतः 3 जो है सो मंदिर हैं होयसला का, जिसमें एक होयसला टेम्पल वेलूर का है, दूसरा हलेबीड का और तीसरा सोमनाथपुर का, जो कि कर्नाटका में है। इसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है यानी कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इसके शामिल करते ये भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल हो गया है। ठीक है। अब जानते हैं होयसला के आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के बारे में, कैसे कैसे है और क्या क्या है। सबसे पहले जानते हैं इस होयसला टेम्पल का जो सेक्रेट इंसेम्बल्स है यानी कि जो पवित्र मंडली है होयसला मंदिर में, जो 3 मुख्यतः मंदिर है उसमें सबसे पहला आता है चन्नाकेशव टेम्पल यानी कि चन्नाकेशव मंदिर, जो कि है वेलूर में। कहाँ है? वेलूर में। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसको बनाया कब गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसको बनाया गया था होयसल के किंग के द्वारा, राजा के द्वारा, जिसका नाम था विष्णुवर्धन, और 1116 ईस्वी में बनाया गया था, जो जब यह वंश या यह राजा जब चोल साम्राज्य पे विजय प्राप्त की थी उसी के याद में को बनाया गया था, जो कर्नाटका के वेलूर में है, जिसको पहले के ज़माना में मतलब ओल्डन टाइम्स में इसको वेलापुरी वेलूर या वेलापुर कहा करते थे। वो अभी वेलूर के नाम से जाना जाता है। और ये यागाची रिवर यानी कि यागाची का जो यागाची नदी है इसके किनारे पे है। और ये जो वेलुरु है ये कभी होयसला जो साम्राज्य था इसके कभी ये राजधानी हुआ करती थी। सबसे पहला मंदिर जो चन्नाकेशवा मंदिर है ये स्टार शेप्ड है यानी कि ये चांद तारा, ये एक तारा के आकार का मंदिर है और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, जो कि वेल्लूर के मेन कॉम्प्लेक्स में मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मेन मंदिर है। ये वेल्लूर के मंदिर कॉम्प्लेक्स का मेन मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अब जानते हैं इसके दूसरे मंदिर के बारे में, होयसला जो मंदिर है इसके दूसरे मंदिर के बारे में। तो वो है होयसलेश्वरा मंदिर यानी कि होयसलेश्वर टेम्पल, जो कि है हलेबीड में। और इसे भी होयसल मंदिर के एक सेक्रेट यानी कि पवित्र इंसेम्बल्स यानी कि पवित्र मंडली में रखा गया है। यह दूसरा मंदिर है होयसला टेम्पल का, जो कि हलेबीड में है। इसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले जानते हैं इसमें द ट्विन श्राइन टेम्पल है यानी कि ये जो ट्विन श्राइन का मतलब हुआ कि जुड़वा तीर्थ मंदिर है। और ये भगवान
मतलब कि शिवा का मंदिर है। शिव शिवा का ये होयसला वंश के द्वारा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया था शिवा का, उसमें से एक है, और इसको होयसला वंश द्वारा बनाया गया शिव भगवान के मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ पे शिव भगवान से जुड़े हुए बहुत ही कलाकृतियाँ बनाई गई है, और जिसमें हाँ, रामायण, महाभारत और भगवत पुराण, इस सब के भी सीन को भी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है। रैबिट का ये जो मंदिर परिसर है, इसमें 3 जैन बस्ती है, यानी कि 3 जैन का भी मंदिर है, जो कि होयसला काल में बना था। और एक स्टेप्ड वेल है। स्टेप्ड वेल का मतलब हुआ सीढ़ीनुमा मतलब तालाब है, या तालाब या पोखर है, कुआं कुआं है। स्टेप्ड वेल यानी कि सीढ़ीनुमा कुआं है इसमें एक और इसमें 3 जैन बस्ती यानी कि 3 जैन मंदिर है। इसी के परिसर में 3 जैन मंदिर है, जिस जैन मंदिर को बस्ती कहा जाता है वो है, और एक स्टेप्ड वेल यानी कि सीढ़ीनुमा कुआं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और तीसरे मंदिर को देखते हैं। तीसरा मंदिर है होयसला टेम्पल्स का, वो है केशव टेम्पल, जो कि सोमनाथपुर में है। अब जानते हैं केशव टेम्पल के बारे में। तो ये केशव का जो टेम्पल है, ये बहुत ही सुंदर त्रिकुट टेम्पल है, और ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिसमें भगवान कृष्ण के 3 रूप जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, 3 रूप को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ जो 3 रूप भगवान कृष्ण को समर्पित है, उसमें से जो भगवान केशव का जो मंदिर है और उनका जो मूर्ति है, वो यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि किसी के द्वारा चोरी कर ली गई है। और जनार्दन और वेणुगोपाल का जो स्वरूप है भगवान कृष्ण के, उसकी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे डैमेज्ड है। ठीक है, तो यही हमने देखा होयसला टेम्पल्स के 3 मुख्य मंदिर को, जो कि सबसे पहले देखे हमने चन्नाकेशव टेम्पल, जो कि है वेलोर में, होयसलेश्वर टेम्पल जो कि है हलेबीड में, और केशव टेम्पल जो कि है सोमनाथपुर में। तो होयसला टेम्पल बनाया गया था 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, जो कि उस जमाने की, यानी कि होयसल का जो साम्राज्य था, उसका जो यूनिक आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक ब्रिलियंस है, यानी कि अद्वितीय वास्तुकला और कलाकृति का जो प्रतिभा है, उसको दर्शाता है। और ये तीनों मंदिर, यानी कि जो भी होयसल का जो 3 मंदिर है, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। यही थी होयसला मंदिर के बारे में जानकारी, जो कि हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की जन्म जयंती के बारे में, जिसे मनाया गया है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को इनकी जन्म जयंती थी। जो एक राष्ट्र कवि हैं, मतलब थे, जानते हैं इसके बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर को। इन्हें राष्ट्र कवि के उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनका उपनाम दिनकर है, और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई की और भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे थे। आगे बात करते हैं इनके लेखनी के बारे में। तो ये वीर रस के कवि थे, और हिंदी के महानतम कवि थे, और राष्ट्रवादी कवि कहे जाते थे। ये अपनी साहित्यिक रचनाओं को अमिताभ नाम से प्रकाशित करवाते थे। इनकी पहली प्रमुख काव्य रचना विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी, जो सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों के सत्याग्रह पर आधारित थी। वर्ष 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य बने, और बाद में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने अपना कार्य किया। अब देखते हैं इनकी कविता की भाषा कैसी थी। इनकी जो कविता की भाषा थी, वो अत्यंत प्रवाहपूर्ण और ओजस्वी और सरल हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, परशुराम की शिक्षा, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, बापू, कृष्ण की चेतावनी आदि हैं। 24 अप्रैल 1974 को राष्ट्र कवि दिनकर का निधन हो गया। इन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार
अपनी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए और वर्ष 1972 में अपनी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जाते जाते अंत में इनके द्वारा लिखी गई 2 पंक्तियां को पढ़ के सुनाते हैं। और इन्होंने लिखा था, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इढ़लाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।